हेलो फ्रेंड्स, आज से हम C++ स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, काफ़ी समय पहले मैं C++ के कुछ टॉपिक्स पर ये सभी वीडियोस बना चुका था। लेकिन उस समय C++ के वीडियोस पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा था, तो मैंने इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं करा। लेकिन बाद में जब ट्रैफिक आने लगा तो C++ के वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी सारे कमेंट आने लगे, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं C++ को कंप्लीट करूँगा। इससे पहले कि आप C++ के कोर्स में आगे बढ़ें, अगर आपके C++ के बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जैसे कि कैसे इनपुट लिया जाता है, कैसे आउटपुट को शो किया जाता है, वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की अगर आपको नॉलेज नहीं है, जैसे इफ़ एंड स्विच की, या फिर आपको लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में नहीं मालूम, और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है फंक्शन। अगर आपको फंक्शन के बारे में नहीं मालूम है तो पहले आपको C++ के इन सभी वीडियोस को ज़रूर देखना चाहिए, उसके बाद आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो फिर आपको आगे इस कोर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो देखिए, मैंने इस पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप बुकमार्क बना लेना उसको यहाँ से, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाकर भी रखना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आगे आने वाले सभी C++ के वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे। और हाँ, एक बात और कि यदि आपको C लैंग्वेज सीखनी है तो C लैंग्वेज पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप चाहें तो C लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। अगर आपके C लैंग्वेज के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप C लैंग्वेज के कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए, हम C++ को स्टार्ट करते हैं और C++ के अंदर जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के बारे में, जिसे हम ऊप्स के कंसेप्ट भी कहते हैं। ये जो ऊप्स के कंसेप्ट होते हैं, ये आपको या आप कह सकते हैं प्रोग्रामर्स को प्रोग्राम्स के लिए एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। साथ ही आप ऊप्स की हेल्प से C++ कोड को ड्राई यानी डू नॉट रिपीट योरसेल्फ भी रख सकते हैं। साथ ही आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रीयूजेबिलिटी की फैसिलिटी देती है, यानी आप एक बार लिखे गए कोड को किसी दूसरी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। वहां पर आपका काफी सारा टाइम बच जाता है। अगर आपको उस एप्लीकेशन में पहले से लिखे गए कोड की जरूरत पड़ रही है तो आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके एक नई एप्लीकेशन बना सकते हैं। इससे काफी सारा आप अपना टाइम बचा सकते हैं। अब देखिए, ऊप्स के कंसेप्ट को यूज करना यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को यूज करना कोई कंपलसरी तो नहीं है, बट अगर आप यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में और एक बार अगर आप इन सभी कंसेप्ट को अच्छे से सीख जाते हैं यूज करना, तो उसके बाद आपका प्रोग्रामिंग करने का एक्सपीरियंस जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा। आपको मजा आने लगेगा काम करने में। आप इन्हें यूज करते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से प्रोग्राम को बना सकते हैं। प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, डिबग करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा, ठीक है, अगर आप ऊप्स के कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो अब मैं जिन कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट यानी ऊप्स के कंसेप्ट, ये होते कौन कौन से हैं? तो इनके अंदर देखिए कंसेप्ट आते हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन। ये सभी कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट यानी ऊप्स के कंसेप्ट कहलाते हैं, जिन्हें धीरे धीरे मैं आपको इसी कोर्स में आगे समझाऊंगा। फिलहाल हम बात करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट की। अब अगर हम बात करें क्लास की, तो इसकी जो डेफिनेशन है आपको काफ़ी सारी बुक के अंदर अलग अलग मिल जाएगी। आपको इंटरनेट पर भी काफ़ी सारी वेबसाइट में इसकी डेफिनेशन अलग अलग देखने के लिए मिल सकती है। और हो सकता है आपके कॉलेज में आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन कुछ अलग ही बताई गई हो। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन के पीछे नहीं भागना है, आपको इसके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना है। आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एक्चुअल में क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। आपको फील आना बहुत जरूरी है। उसके बाद डेफिनेशन तो आप खुद ही बना लेंगे, ठीक है। तो जो डेफिनेशन मैं आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बता रहा हूँ वो एकदम रियल डेफिनेशन है। तो यहाँ पर देखिए, क्लास की अगर डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है, जिसे आप टेम्पलेट भी कह सकते हैं, ओके। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, जो टेम्पलेट बनाई जाती है, वही क्लास है, ठीक है। अब इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मान लो किसी स्कूल में कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने गया, उसको वहां पर एडमिशन फॉर्म की जगह एक ब्लैंक पेपर दिया गया। अब उस स्टूडेंट को क्या करना है, उस ब्लैंक पेपर पर अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन लिख कर देनी है। तो उसको देखिए काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो ऐसे लिखेगा माई नेम इज़, फिर वो अपना नाम लिखेगा, फिर लिखेगा वो माई फादर नेम इज़, फिर वो एज लिखकर फिर अपनी एज लिखेगा। तो उसको उस ब्लैंक पेपर पर अपनी इन्फॉर्मेशन देने में काफ़ी टाइम लगेगा। इससे दोनों का टाइम खराब होगा, उस स्टूडेंट का भी होगा और उस काउंसलर का भी होगा जिसने उसे ब्लैंक पेपर दिया है। तो दोनों का टाइम बच सकता है एक तरीके से। कैसे कि एक पहले से बनी उसे टेम्पलेट दे दी जाती है, जिसे आप एडमिशन फॉर्म के नाम से जानते हैं, और आपने भी काफ़ी सारे एडमिशन फॉर्म को फिल करा होगा। तो एडमिशन फॉर्म को अगर हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं तो जो एडमिशन फॉर्म है ना, वो क्लास कहलाएगी, क्योंकि क्लास क्या होती है, एक टेम्पलेट ही होती है, जैसा कि मैंने आपको समझाया।
तो मान लो यहाँ पर टाइम बचाने के लिए क्यों ना स्टूडेंट को एक टेम्पलेट दे दी जाती, यानी एक फॉर्म दे दिया जाता। अब फॉर्म बनाकर यानी फॉर्म देकर कितना टाइम बचाया जा सकता था। देखिए फॉर्म में पहले ही लिखा हुआ है सब कुछ, देखो ऐसा। तो यहाँ पर फॉर्म में देखिए नेम पहले ही लिखा हुआ है, बस यहाँ पर जगह छोड़ी हुई है। यहाँ पर उसको अपना नाम लिखना है स्टूडेंट को, यहाँ पर फादर नेम है, यहाँ पर उसको फादर नेम फिल करना है, और यहाँ पर एज है उसको यहाँ पर केवल अपनी एज लिखनी है। और ऐसे एक कंप्लीट फॉर्म होता मान लो ये, तो कितना टाइम बच जाता है स्टूडेंट को, ये सब चीज़ें पहले लिखना नहीं पड़ती और वो खाली अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता। तो टेम्पलेट बनाने से यानी क्लास बनाने से, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टेम्पलेट है और इस टेम्पलेट को अगर आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट से समझना चाहते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए पहले से जो टेम्पलेट तैयार की जाती है यानी डिज़ाइन यानी ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, उसे ही हम यहाँ पर क्लास के नाम से जानते हैं। तो ये फॉर्म क्या हो गया, क्लास। ठीक है, अगर हम इसे प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट से समझना चाहते हैं, जो कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर उसको एक फॉर्म दिया जाता स्टूडेंट को तो कितना टाइम बच जाता, तो ये फॉर्म क्या कहलाएगा, क्लास कहलाएगी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या होगा फिर, अब ऑब्जेक्ट वो होगा, देखिए मैंने क्या बताया, टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट किसके लिए तैयार किया जाता है, ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो ऑब्जेक्ट कब बनेगा, मान लो कोई सुनील नाम का स्टूडेंट आया और उसने इस फॉर्म को फिल करा, तो यहाँ पर नेम में उसने लिख दिया सुनील। ठीक है, और यहाँ पर फादर नेम कुछ भी होगा और एज में उसने अपनी एज डाल दी। ठीक है, अब हुआ ये कि जब कोई स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करेगा तो यहाँ पर जब पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा तो बदले में क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया हमारा, सुनील, क्योंकि सुनील ने इस फॉर्म को फिल करा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है, यानी एक टेम्पलेट बनानी पड़ती है। ठीक, तो जब कोई स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करता जाएगा तो बदले में जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी तो क्या बनते जाएंगे, ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे। अब देखिए बेनिफिट कितना हुआ, कितना टाइम बचेगा। मान लो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उन सबको एक एक ब्लैंक पेपर दिया जाता है और सभी ब्लैंक पेपर में अपनी इन्फॉर्मेशन देते तो काफ़ी टाइम लगता। तो क्या करा गया है, टाइम बचाने के लिए एक टेम्पलेट बना ली गई है, एक डिज़ाइन बना ली गई है, और जब भी कोई स्टूडेंट उस फॉर्म को फिल करेगा तो बदले में क्या मिलेगा, हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी फॉर्म। जब ये एक फॉर्म बन जाएगा, ये फॉर्म 1, ये मान लो सुनील का फॉर्म कोई फॉर्म 1 है। ठीक है, कोई दूसरा स्टूडेंट आया उसने एक और फॉर्म फिल किया तो क्या बन गया, फॉर्म 2। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म इकट्ठे होते जाएंगे, तो क्या इकट्ठे हो गए हमारे पास, ऑब्जेक्ट। तो आप अभी फिलहाल ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो डिज़ाइन तैयार की जाती है, जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, वो क्या होता है, क्लास होता है। अब देखिए मैं आपको क्लास को एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ। जैसे मान लो कार एक क्लास हो गई, कार क्या है, क्लास है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है, एक क्लास। तो इस कार क्लास के ऑब्जेक्ट कौन कौन से बन सकते हैं, अलग अलग कंपनी की कार्स, जैसे देखिए टाटा, टोयोटा, ऑडी। तो ये जो कार की कंपनीज है ना, ये सब क्या है, कार के ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर टाटा की कार का इंजन अलग होगा, उसकी स्पीड अलग हो सकती है, टोयोटा की कार का इंजन और ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, स्पीड और अच्छी हो सकती है। ऐसी ऑडी का इंजन और बेटर हो सकता है, उसकी स्पीड और ज़्यादा हो सकती है। तो कार जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। अब जो भी कंपनी इस ब्लूप्रिंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करती जाएगी तो उसको बदले में उस कंपनी की कार मिलती जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट मिलता जाएगा। ब्लूप्रिंट यानी कार बनाने का जो तरीका, यानी इंजन देखिए हर कार में होगा। ठीक है, कार की स्पीड हर कार की होगी। तो देखिए जो बेसिक ब्लूप्रिंट है वो सभी कार कंपनी के लिए सेम ही होगा, इसलिए यहाँ पर जो कार है वो क्लास है, बाकी जो यहाँ पर कंपनीज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो अपने हिसाब से कार को बनाएंगी। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल क्लास एंड ऑब्जेक्ट का हो सकता है। तो आपको अपने माइंड में सिर्फ क्लास एंड ऑब्जेक्ट को पहले क्लियर करना है, डेफिनेशन के पीछे नहीं भागना। ठीक है, डेफिनेशन तो आपको बहुत सारी मिल सकती है। तो देखिए हमने क्या समझा कि क्लास क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट होती है या फिर एक टेम्पलेट होती है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ड एंटिटी व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड, यानी जब क्लास को डिफाइन किया जाता है, नो मेमोरी इज एलोकेटेड, कोई मेमोरी नहीं बनती। बट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, मेमोरी इज एलोकेटेड, जब ऑब्जेक्ट बन जाता है उस क्लास का तो क्या मिल जाती है, उस क्लास को मेमोरी मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब क्लास को डिफाइन किया जाता है तो क्या मेमोरी क्रिएट होती है, तो इसका आंसर है नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट बनता है तब मेमोरी क्रिएट होती है। ठीक है, अब देखिए जो भी मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया है, इस बात को मैं आपको प्रैक्टिकल के जरिए समझाऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट से प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा।
तो देखिए यहाँ पर अगर आप C++ में क्लास एंड ऑब्जेक्ट से प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। इट्स अ क्लास कीवर्ड, ठीक है। इसके बाद आपको जो भी प्रोग्राम बनाना है, जो भी काम करवाना है अपनी क्लास से, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर क्लास का नाम देना है, ठीक है। और उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसे कैपिटल रखने की आदत डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो क्लास का आप कोई भी नाम रख सकते हैं, बट अगर आप अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड, अपने प्रोग्राम से रिलेटेड नाम रखेंगे तो ये एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान होती है। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर आते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट हो सकता है, यहाँ पब्लिक हो सकता है, यहाँ पर प्रोटेक्टेड हो सकता है। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर प्राइवेट है, और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको प्राइवेट रखना होता है, कब आपको प्रोटेक्टेड और कब आपको पब्लिक रखना चाहिए, ठीक है। फिलहाल आप ये मान लीजिए यहाँ पर हमने प्राइवेट लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको वेरिएबल क्रिएट करना है। यानी प्राइवेट वाले सेक्शन में यहाँ पर पब्लिक भी हो सकता है, बट इसके बाद यहाँ पर आपको वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। जो भी आपको क्लास में काम करना है उससे रिलेटेड आपको जो भी वेरिएबल बनाने हैं वो आपको यहीं बनाने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक, और पब्लिक भी एक एक्सेस स्पेसिफायर है, और इसके अंदर हम फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, और ज़्यादातर फंक्शन पब्लिक सेक्शन में ही क्रिएट किए जाते हैं। यानी उसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक ही रखा जाता है। इसके बाद जो आपने क्लास बनाई थी उसकी बॉडी को आपको सेमीकोलन लगाकर क्लोज कर देना है। तो यही वाला स्ट्रक्चर मैं हर बार फॉलो करूंगा जब भी मैं C++ में कोई भी प्रोग्राम क्लास एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से बनाऊंगा, तो ज़्यादातर मैं यही स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा। और अभी देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने टाइम को बचाने के लिए ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, और यहाँ पर चाहूँ तो मैं आपको हाथों हाथ लिखकर दिखा सकता था, बट देखिए इससे टाइम काफ़ी सारा बच जाता है अगर मैं पहले से टाइप कर लूँ, क्योंकि मैं आपको समझाने में ज़्यादा बिलीव रखना चाहता हूँ, ना कि टाइप करने में। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टाइप कर लिया है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तब आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, आप जानते हैं हेडर फाइल क्या होता है, कि अगर आप कोड ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं या आप देव C++ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं अपने C++ के प्रोग्राम को बनाने के लिए, जैसा कि मैं देव C++ यूज़ कर रहा हूँ, आप कोड ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप VS कोड यूज़ कर सकते हैं, यानी विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कई बार मुझे कमेंट करके बोला जाता है कि सर VS कोड को यूज़ करें तो कैसा रहेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आप कोई सा भी ID सॉफ्टवेयर यूज़ करें, प्रोग्राम तो आपको ही टाइप करना है, वो सॉफ्टवेयर तो अपने आप टाइप नहीं कर देगा। तो आपकी इच्छा हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इस पूरे कोर्स के दौरान देव C++ को यूज़ करूंगा। आप कोई भी ID यूज़ कर सकते हैं। और जहां तक अगर मैं बात करूं दो IDs की, जैसे देव C++ जिसे मैं यूज़ कर रहा हूं, और एक और है कोड ब्लॉक्स, उसके अंदर IOStream हेडर फाइल के बाद .h नहीं लगाया जाता, ठीक है। बाकी अगर आप टर्बो C++ यूज़ कर रहे हैं, देखिए एक टर्बो C++ भी आता है C++ की प्रोग्रामिंग करने के लिए, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तब आपको .h लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर देव C++ में इसे नहीं लगाना पड़ता। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर सब मैंने आपको शुरुआत वाले वीडियोस में बता दिया था, आप उन वीडियोस को देख लेना, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ क्लास एंड ऑब्जेक्ट से प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी तो हम बात करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट की। अब देखिए अगर आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट से प्रोग्राम बनाना है तो आपको जहाँ लिखा हुआ यूजिंग नेम स्पेस std, इसके बाद से अपनी क्लास को स्टार्ट करना है। और जैसा कि मैंने आपको सिंटेक्स में बताया था, क्लास बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्लास कीवर्ड लगाना है, उसके बाद आपको क्लास का नाम देना है। अब क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको जब थ्योरी समझा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था कि स्कूल का एग्जाम्पल दिया था और उसमें मैंने एडमिशन फॉर्म का एग्जाम्पल दिया था, इसलिए मैंने क्लास का नाम एडमिशन फॉर्म रख लिया। और एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान यही है कि जिस काम को आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं, अपनी क्लास का नाम उसी से रिलेटेड रखेंगे, तो आपको भी याद रहेगा कि आपने क्लास क्यों बनाई थी, और जब आपका प्रोग्राम कोई और यूज़ कर रहा होगा तो उसको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एडमिशन फॉर्म क्लास का नाम रख लिया, लेकिन आप यहाँ पर XYZ PQR कुछ भी रखते तब भी चल जाता। तो एडमिशन फॉर्म क्लास का नाम देने के बाद अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स, देखिए सिंटेक्स में मैंने आपको बताया था यहाँ पर सबसे पहले लिखना है प्राइवेट। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट, जैसा कि मैंने आपको सिंटेक्स में बताया था, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर हमेशा प्राइवेट ही आएगा, ये ज़रूरत के हिसाब से चेंज होते हैं। इसे कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। इन्हें मैं आपको इसी कोर्स में आगे बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करा है प्राइवेट। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बोला था, अब देखिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट से मैं करने क्या वाला हूँ, मैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट के जरिए स्टूडेंट क्या करेगा, इस फॉर्म को फिल करेगा। तो मैं एक तरह का एक फॉर्म बनाऊंगा। अब फॉर्म बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी और कुछ फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी, और मैं इस काम को क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कर रहा हूँ। तो मैंने एडमिशन फॉर्म नाम की क्लास बना ली और उसके अंदर मैंने यहाँ पर प्राइवेट में देखिए दो वेरिएबल बनाए, एक नेम बनाया है और एक एफ नेम बनाया है, और एक और बनाया सॉरी एज,
ठीक है। अब नेम मैंने स्ट्रिंग टाइप का बनाया है, एफ नेम यानी फादर नेम भी मैंने स्ट्रिंग टाइप का बनाया है। अब देखिए, अगर आपने सी लैंग्वेज सीखी हुई है तो आपको मालूम होगा स्ट्रिंग मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर आप कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर C++ में एक बेनिफिट है कि यहाँ पर आप डायरेक्ट स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन C लैंग्वेज में आप डायरेक्ट स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल नहीं बना सकते थे कि C लैंग्वेज में स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए आपको कैरेक्टर टाइप की एरे बनानी पड़ती थी, जबकि C++ में हमें एक नई एडवांस चीज़ मिली है कि आप C++ के अंदर स्ट्रिंग टाइप का डायरेक्ट वेरिएबल बना सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए आपको बस ये हेडर फाइल लगानी है ऊपर, कौन सी, स्ट्रिंग, ठीक है। टर्बो C++ यूज़ करें तो .h भी लगा लेना। स्ट्रिंग टाइप का मैंने वेरिएबल क्यों बनाया, क्योंकि नेम एक स्ट्रिंग होती है और फादर नेम एक स्ट्रिंग होती है, तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लिया। और मैं एक एज की इन्फॉर्मेशन भी स्टूडेंट की स्टोर कराऊंगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एज एक वेरिएबल बना लिया। और वो इंटीजर टाइप का क्यों है ये आपको मालूम होगा, एज इंटीजर में होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है पब्लिक। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी आपको वेरिएबल बनाने, वो सभी वेरिएबल आपके प्राइवेट वाले सेक्शन में आप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपको पहले वेरिएबल क्रिएट करने, उसके बाद आप पब्लिक में अब आपको जो भी टास्क करवानी है वो सभी टास्क यहाँ पर क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन की हेल्प से होता है। सारा काम किसकी हेल्प से होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन की हेल्प से। तो यहाँ पर अगेन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपका फंक्शन वाला चैप्टर क्लियर नहीं है तो आपको पहले फंक्शन बिल्कुल क्लियर करना जरूरी है, अदरवाइज आपको C++ नहीं सीखना चाहिए। मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको C++ नहीं सीखना चाहिए अगर आपका फंक्शन वाला चैप्टर क्लियर नहीं है। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं और उन्हें किस किस टाइप से बना सकते हैं ये आपका बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरा C लैंग्वेज का फंक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं या आप C++ का भी फंक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको डिटेल में फंक्शन को समझाया है। तो पहले आप फंक्शन वाला चैप्टर क्लियर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी टाइप के फंक्शन बनाने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखिए पब्लिक के अंदर आपको क्या करना है, फंक्शन बनाने पड़ेंगे जो भी काम आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए मुझे करना क्या है, मुझे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन फिल करने वाला एक फॉर्म बनाना है। तो एक फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा जो कि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाए। पहले कोई स्टूडेंट यानी एक ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट कौन है, ऑब्जेक्ट है, वो जब इन्फॉर्मेशन को फिल करेगा, ये क्लास जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाई जा रही है, जब वो ऑब्जेक्ट अपनी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर पास करेगा तो उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमने क्या करा, एक फंक्शन बना लिया। और फंक्शन कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया ना, अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आपको पहले सीखना चाहिए। तो फंक्शन का आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम रख लिया फिल द फॉर्म, ओके। और इस फंक्शन की बॉडी में मैंने देखिए क्या करा, यहाँ पर एंटर यूर नेम। तो सी आउट से क्या होता है, यहाँ पर प्रिंट होगा स्क्रीन पर, जब ये प्रोग्राम रन हो जाएगा कंपाइल होकर तो प्रिंट होकर सामने दिखाई देगा आपके ऐसे एंटर यूर नेम। तो जब आप इस लाइन को रीड कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, नेम को एंटर करेंगे। तो सीन क्या करेगा, उसे नेम वाले इस वेरिएबल के अंदर भेज देगा। तो जो भी आप नेम एंटर करेंगे रन टाइम पर वो नेम में चला जाएगा। ऐसे जो भी आप फादर नेम एंटर करेंगे वो फादर नेम वाले यानी इस एफ नेम वाले वेरिएबल में चला जाएगा। और ऐसे जब आप कोई एज एंटर करेंगे तो एज वाले इस वेरिएबल में चली जाएगी। और ये काम कब होगा, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्लास के अंदर आप काफ़ी सारे वेरिएबल बना सकते हैं और काफ़ी सारे फंक्शंस को बना के रख सकते हैं। क्लास, फंक्शन और वेरिएबल का एक ग्रुप भी होता है। ये भी एक डेफिनेशन ही होती है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ फंक्शन एंड वेरिएबल्स। ये भी आप कह सकते हैं। क्लास की बहुत सारी डेफिनेशन है। तो क्लास जैसा कि मैंने बोला फंक्शंस का ग्रुप होता है। जितने भी आप फंक्शन बना रहे हैं रिलेटेड जो भी आपको काम करना है, तो यहाँ पर पहला काम तो करना था स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, और वो काम मैंने फिल द फॉर्म वाले इस फंक्शन से कर लिया। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है उन्हें शो करना है, तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन और बना रखा है यहाँ पर क्लास के अंदर। देखिए ये जो फंक्शन बनाया ना फिल द फॉर्म, इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ ख़त्म है, ठीक। अब एक और फंक्शन बनाया शो इन्फो, और फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मुझे इन्फॉर्मेशन शो करनी थी इसलिए मैंने इसका नाम शो इन्फो रख लिया। और इस फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने जस्ट ऐसे लिखा हुआ है यूर नेम इज़, और नेम प्रिंट करवा रखा है। यूर फादर नेम इज़, नेम प्रिंट करा रखा है। यूर एज इज, नेम प्रिंट करा रखा है। यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि सी आउट क्या करता है, एंड एल का क्या काम है, तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको पहले मेरे प्रीवियस वीडियो देखने चाहिए।
अदरवाइज आप इस वीडियो को डिसलाइक कर देंगे अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इसमें आपका ही कसूर होगा। तो पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए अगर आपको ये सब बातें समझ में नहीं आती कि सी आउट का काम क्या है। तो अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने सी आउट की हेल्प से इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर ली है और ये सब कब प्रिंट होगा, जब शो इन्फो फंक्शन को कॉल किया जाएगा। और यहाँ पर हमने क्लास की बॉडी को बंद कर दिया। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लास बनाने का बताया था वो देखिए इससे ही मैच कर रहा है। देखिए क्लास कीवर्ड वहाँ पर भी है, क्लास का नाम क्या है, एडमिशन फॉर्म। इसके बाद प्राइवेट में हमने क्या करा, वेरिएबल्स क्रिएट करें। पब्लिक में हमने फंक्शंस बना लिए, एक से ज़्यादा फंक्शंस बना सकते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाया और बॉडी को क्लोज कर दिया। वही काम देखिए वहाँ पर हो रहा है। तो ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर देखो हो रहा है। क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम, वेरिएबल्स, देखिए पब्लिक के अंदर फंक्शंस, और फंक्शन भी दो फंक्शन है, एक फिल द फॉर्म फंक्शन है, एक शो इन्फो फंक्शन है। और ये क्लास की बॉडी यहाँ पर क्लोज हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात है बहुत ध्यान से समझनी, वो ये है कि अभी जो हमने एडमिशन फॉर्म क्लास बनाई है ये क्या है, ब्लूप्रिंट है या आप इसे कह सकते हैं टेम्पलेट है। अगर आप चाहते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए यानी कोई स्टूडेंट इसे फिल कर पाए इस फॉर्म को, तो फिर आपको उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास का जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक इन्हें मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, क्योंकि ये अभी केवल एक डिज़ाइन या आप कह सकते हैं कि ये ब्लूप्रिंट है। तो इन्हें अभी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक इन्हें मेमोरी एलोकेट नहीं होगी इन वेरिएबल्स को। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का जो तरीका वो है कि आपने जो क्लास की बॉडी को क्लोज कर दिया है उसके बाद आपको मेन फंक्शन स्टार्ट करना है। मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर आपको अपनी क्लास का नाम देना है। तो क्लास का नाम क्या है, एडमिशन फॉर्म। क्लास के नाम के बाद आप जो भी लिखेंगे उसी नाम से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर मैंने राहुल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक सुनील नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो पहले तो मैंने क्या करा, देखिए जो राहुल ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट से, ये देखिए यहाँ पर, उस ऑब्जेक्ट से फिल द फॉर्म नाम के फंक्शन को कॉल करा। अब ये राहुल इस फंक्शन को कैसे कॉल कर पा रहा है, क्योंकि ये जो राहुल ऑब्जेक्ट है वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, एडमिशन फॉर्म क्लास का। तो क्लास का ऑब्जेक्ट उस क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो फिल द फॉर्म किस क्लास के अंदर है, यहाँ पर देखिए एडमिशन फॉर्म क्लास के अंदर क्या है, फिल द फॉर्म फंक्शन है। तो यहाँ पर जो हमने ये राहुल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है ये फिल द फॉर्म वाले फंक्शन को कॉल करेगा। बट मैं यहाँ पर चाहूँ तो ऑब्जेक्ट का नाम कुछ और रख सकता था, जैसे ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, बट मैंने यहाँ पर राहुल और सुनील ऑब्जेक्ट का नाम इसलिए लिया, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमने क्लास बनाई है, जो हमने फॉर्म बनाया है, वो फॉर्म एक स्टूडेंट फिल करता है तो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट का नाम ही रख लिया किसी स्टूडेंट का। तो राहुल एक स्टूडेंट है, आप मान लीजिए सुनील एक स्टूडेंट है। तो राहुल क्या कर रहा है, फिल द फॉर्म वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है। यानी तो देखिए जैसे आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, तो जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन में आएगा, पहले ये क्लास में नहीं जाएगा, क्लास के अंदर ये मेमोरी वगैरह क्रिएट नहीं होगी, यानी वेरिएबल नहीं बनेंगे, पहले वो मेन फंक्शन में आएगा कंपाइलर। तो कंपाइलर जब मेन फंक्शन के अंदर आ जाएगा तो उसके अंदर कंपाइलर देखेगा कि यहाँ पर एडमिशन फॉर्म नाम की क्लास है और जिसके दो ऑब्जेक्ट बनाए गए राहुल और सुनील, जो कि बन जाएंगे। उसके बाद कंपाइलर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या राहुल ऑब्जेक्ट फिल द फॉर्म वाले फंक्शन को कॉल कर सकता है। तो हाँ कर सकता है बिल्कुल, क्योंकि एडमिशन फॉर्म क्लास का ही तो राहुल ऑब्जेक्ट है। तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट उस क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकता है जिसका वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर फिल द फॉर्म कौन सी क्लास में, एडमिशन फॉर्म क्लास के अंदर है। तो राहुल ऑब्जेक्ट से डॉट लगाकर हमने फिल द फॉर्म फंक्शन को कॉल करा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर आपको फंक्शन को कॉल करना है उस क्लास के, तो क्या करना पड़ता है, हमें डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। तो डॉट एक ऑपरेटर है जो कि एक्सेस के लिए यूज में लाया जाता है। अभी आप इतना समझ लें। तो यहाँ पर राहुल ने फिल द फॉर्म फंक्शन कॉल करा। फिल द फॉर्म फंक्शन जैसे ही चलेगा तो स्क्रीन पर हमारे सामने एंटर योर नेम लिखा हुआ आएगा, हम नेम एंटर कर देंगे। ऐसी फादर नेम हम एंटर कर देंगे इस लाइन को रीड करने के बाद, ऐसे हम एज एंटर कर देंगे इस लाइन को रीड करने के बाद। तो ये जो हमने डेटा एंटर करा, ये डेटा इन सभी वेरिएबल्स में चला जाएगा। उसके बाद देखिए हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया तो सुनील, और इसकी हेल्प से भी हमने फिल द फॉर्म वाले इस फंक्शन को कॉल करा। तो सुनील भी क्या कर पा रहा है, इसी फंक्शन को यूज कर पा रहा है, यानी इसी क्लास को यूज कर पा रहा है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि अगर आप बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम बनाते तो आपको हर बार एक कोड लिखना पड़ता एक स्टूडेंट के लिए, फिर से दूसरा स्टूडेंट उसे यूज करना चाहता है तो फिर से आपको कोड लिखना पड़ता दूसरे स्टूडेंट के लिए। बट क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करने से देखिए कितना बेनिफिट हो गया। हर बार हम क्या कर रहे हैं, क्लास एक ही है, उसके अंदर फंक्शन वही सेम यूज होने वाला है, काम वही करना है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और शो करनी है।
तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज करने से हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है कि दूसरा जो ऑब्जेक्ट है सुनील, वो भी उस फिल द फॉर्म वाले फंक्शन को कॉल कर पा रहा है, और उससे ये हो रहा है कि फिर से फंक्शन कॉल हो जाएगा और फिर से इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए बोलेगा। इससे ये होगा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उससे भी इन्फॉर्मेशन पास कर दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए राहुल ने शो इन्फो नाम के फंक्शन को कॉल करा तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा और इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। और जब सुनील ने शो इन्फो वाला फंक्शन कॉल करा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, लेकिन इस समय सुनील की इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी और इस टाइम पर जब राहुल ने कॉल किया था तो राहुल की इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि हमने क्या करा, हमने जो टेम्पलेट बनाई है ना, वो टेम्पलेट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तैयार हो जाएगी। मतलब अगर सुनील ने अपनी इन्फॉर्मेशन पास करी तो वो जो टेम्पलेट है वो सुनील के लिए तैयार हो जाएगी, बदले में एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर राहुल ने अपनी इन्फॉर्मेशन पास करी तो जो क्लास बनाई है, जो टेम्पलेट बनाई है, वो राहुल के लिए बन जाएगी और राहुल एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जब इन्फॉर्मेशन पास हो जाएगी। तो आप बात समझ पा रहे हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट से हो क्या रहा है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट से टाइम बच रहा है। अगर आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना था तब आप क्या करते, हर बार आपको कोड लिखना पड़ता तो आपका प्रोग्राम काफ़ी बड़ा हो जाता। वो वही बात हो जाती कि आप ब्लैंक पेपर देते जा रहे हैं हर स्टूडेंट को और ब्लैंक पेपर में स्टूडेंट को अपनी इन्फॉर्मेशन लिख कर देनी है। तो उसकी जगह आपने स्टूडेंट को क्या करा, एक बना हुआ पहले से एक फॉर्म दे दिया, एडमिशन फॉर्म दे दिया, बस स्टूडेंट को तो अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करना है। तो वहाँ पर काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए आपको जो एग्जाम्पल समझाया क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, वो एक स्टूडेंट फॉर्म के जरिए समझाया है। अभी अगर आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी और भी एग्जांपल दूंगा और आपका जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक नहीं करा अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए मैं आपको इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं एग्जीक्यूट में जाता हूँ और यहाँ पर देखिए कंपाइल एंड रन, इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रोग्राम कंपाइल होकर रन हो चुका है और यहाँ पर देखिए हमसे बोला जा रहा है एंटर यूर नेम। तो यहाँ पर नेम तो आएगा राहुल, क्योंकि राहुल ने इसे पहली बार कॉल किया है फंक्शन को, तो उसकी वजह से चलाई है। तो राहुल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम नाम राहुल एंटर कर देते हैं। राहुल का फादर का नाम हम रख देते हैं XYZ कुछ भी, और एज हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं राहुल की 21। और दोबारा से देखिए लिखा हुआ है एंटर यूर नेम। अब ये दोबारा क्यों आया, क्योंकि अभी एक और ऑब्जेक्ट बनाया था हमने सुनील, उसने भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए कॉल किया है। तो जो क्लास थी वो क्या था, एडमिशन फॉर्म था ना, तो दूसरा ऑब्जेक्ट यानी दूसरा स्टूडेंट सुनील भी इसे ही फिल करना चाहता है, आप ऐसे समझ लीजिए, इसलिए दोबारा चला है। वैसे हमने जब सुनील ऑब्जेक्ट बनाया था उससे हमने फिल द फॉर्म वाले फंक्शन को कॉल कर रखा है, इसलिए दोबारा से हमारे सामने बोला जा रहा है एंटर यूर नेम। तो इस बार आएगा सुनील। सुनील के फादर का नाम हम रख देते हैं XYZ और एज हम एंटर कर देते हैं सुनील की 22। तो देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन शो हो गई। दोनों ऑब्जेक्ट ने जो डेटा पास करा था वही डेटा शो हो गया है। यानी अब क्या हो चुका है, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं। अब जो टेम्पलेट है उससे फिल करा जा चुका है ऑब्जेक्ट के द्वारा और बदले में क्या मिला है, हमें ऑब्जेक्ट ही मिला है। तो राहुल और सुनील ये हमने दो अलग अलग फॉर्म फिल कर दिए हैं। ठीक है, दो फॉर्म बन गए यानी दो ऑब्जेक्ट बन गए। तो इस तरह से आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट से मैंने क्या करा हुआ है, यहाँ पर एक कार नाम की क्लास बनाई हुई है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, उसी को मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पर मैंने कार नाम की क्लास बनाई। क्लास कीवर्ड लगाना है सबसे पहले, बॉडी स्टार्ट करी। प्राइवेट के अंदर मैंने 4 वेरिएबल बनाए, एक ब्रांड है, एक मॉडल है, एक टॉप स्पीड है और एक ईयर। अब यह दोनों मैंने स्ट्रिंग टाइप के बनाए क्योंकि ऑब्वियसली ब्रांड जो है वो स्ट्रिंग में जाएगा और जो मॉडल है वो भी स्ट्रिंग में होगा। टॉप स्पीड इंटीजर में हो सकता है और ईयर इंटीजर में हो सकता है, इसलिए मैंने इन्हें इंटीजर में ले लिया है। ठीक, पब्लिक में मैंने 2 फंक्शन बनाए, एक तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाला और एक इन्फॉर्मेशन को शो करवाने वाला। लेकिन इस बार जो मैंने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए गेट इन्फो नाम का फंक्शन बनाया है, ये पहले तो मैंने यहाँ पर खाली छोड़ा था। देखिए इस वाले के अंदर यहाँ पर मैंने फिल द फॉर्म फंक्शन बनाया था, ब्रैकेट खाली था। लेकिन इस बार मैंने फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर कुछ वेरिएबल बनाए हैं जिन्हें एज ए पैरामीटर के रूप में यहाँ पर रिसीव किया जाएगा, मतलब यहाँ पर डेटा रिसीव किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग में एक कार ब्रांड नाम से एक वेरिएबल बना लिया, स्ट्रिंग में कार मॉडल के नाम से वेरिएबल बना लिया और यहाँ पर देखिए इंटीजर में कार टॉप स्पीड नाम का एक वेरिएबल है और एक इंटीजर में कार ईयर नाम का वेरिएबल है। यानी ये जो फंक्शन है ये 4 आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा, कार का ब्रांड, कार का मॉडल, कार की टॉप स्पीड और कार का ईयर।
ठीक है। तो ये आपको फंक्शन वाला चैप्टर से ही पता लगेगा कि कब कौन सा बनाना चाहिए, इसलिए आप वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट थी, मुझे आपको ये भी बताना था कि ऐसा फंक्शन भी बना सकते हैं। अब देखिए मैं इस गेट इन्फो वाले फंक्शन को क्या करूँगा, वैल्यू दूंगा, यानी इसके अंदर वैल्यू आएगी, एज ए वैल्यू पास की जाएगी इन सबको, कार का ब्रांड, मॉडल और जो कार का ईयर है, कार की टॉप स्पीड है, अभी पास की जाएगी। अब देखिए कहाँ से पास की जाएगी, पहले हम वहीं चलते हैं डायरेक्ट, हम आ जाते हैं सीधे मेन फंक्शन के अंदर। अब जैसा कि मेन फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। क्लास की बॉडी देखिए यहाँ पर क्लोज हो रही है, मेन फंक्शन और क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर जो भी आपको काम करना हो, तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट का नाम टाटा रख लिया, मतलब यहाँ पर इस कार का ऑब्जेक्ट हो सकता था एक कंपनी का नाम, तो मैंने कार जो क्लास बनाई है उसका ऑब्जेक्ट एक कंपनी रख लिया, मतलब टाटा बना लिया। आप चाहो तो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 रख सकते हो। तो टाटा एक कार की कंपनी है, तो यही एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर मैंने कार क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया, अगर सिंपल सी बात करें तो उसका नाम है टाटा, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट बनाया ना टाटा, इसने क्या करा, गेट इन्फो नाम के फंक्शन को कॉल करा। तो यहाँ पर हमने गेट इन्फो को कॉल करते समय 4 वैल्यू पास करी है, कार का ब्रांड, कार का मॉडल, कार की टॉप स्पीड और कार का ईयर, ठीक है। तो गेट इन्फो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट ने, यानी टाटा कार वाले इस ऑब्जेक्ट ने कॉल करा, ये फंक्शन चला सबसे पहले। अब ये फंक्शन चला तो हुआ ये कि इनके अंदर वैल्यू पास कर दी गई है, किसके अंदर, कार ब्रांड के अंदर ये आ चुका है क्या, टाटा। कार मॉडल के अंदर यानी इस वेरिएबल के अंदर नेक्सॉन आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखना आप इस जगह पर कार की टॉप स्पीड, यानी इस वाले वेरिएबल के अंदर कार की टॉप स्पीड कितनी, 180, ये आ चुका है। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है कार ईयर, यानी इस वाले वेरिएबल के अंदर कार का ईयर 2021 आ चुका है। तो अब हम आ जाते हैं फंक्शन की बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद इन वेरिएबल्स में जो डेटा आया है ना, उन डेटा को यहाँ पर इन वाले वेरिएबल्स के अंदर जो कार क्लास के अंदर क्रिएट करे गए हैं, इनके अंदर पास कर दिया गया है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कार का ब्रांड है जो कि टाटा है, तो टाटा ब्रांड वाले इस वेरिएबल में आ जाएगा, इस वाले वेरिएबल में। ऐसे मैंने क्या करा कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल क्रिएट करे गए थे उनके आगे मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल क्रिएट करे गए थे वो दे दिए, उनसे इन सभी वेरिएबल्स का डाटा इन सभी वेरिएबल में आ गया है। कुल मिलाकर ब्रांड, मॉडल, टॉप स्पीड और ईयर इनमें आ चुका है। अब एक फंक्शन और है यहाँ पर शो इन्फो, जो कि इन्फॉर्मेशन शो करेगा इन वेरिएबल से, बट कब, जब इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस फंक्शन को कॉल करा जाएगा। शो इन्फो फंक्शन जैसे ही चलेगा तो इन्फॉर्मेशन शो कर दी जाएगी। तो मैं आपको क्या समझा रहा था, कार एक क्लास है और उसके ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, कार की कंपनीज जो कि अलग अलग हो सकती हैं। तो अभी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है टाटा, ठीक है। इसी को चलाकर देखते हैं, मैं आपको कंपाइलर रन करके दिखाता हूँ। एग्जीक्यूट में जाता हूँ, कंपाइलर रन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्ट ने डेटा पास करा था वो यहाँ पर शो हो गया है, और बदले में हमें एक ऑब्जेक्ट मिल गया, यानी टाटा कार का ये मॉडल है नेक्सॉन, इसकी टॉप स्पीड है, ठीक है 180, और इसका जो ईयर हमने 2021 रखा था, ये हमें एक ऑब्जेक्ट मिल गया। तो ऐसे अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इस टेम्पलेट को यूज़ करना चाहता है तो वो कर सकता है। यही तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की खासियत है कि एक बार आपने जो क्लास से कोड लिख लिया उसे आप दोबारा यूज़ कर सकते हो, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं, टाटा के बाद हम कोमा लगाते हैं और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं टयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टयोटा भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस कार क्लास को यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पर स्पेस बनाते हैं और यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था इससे हम गेट इन्फो वाला फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी हम डेटा पास कर देते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इस टयोटा ऑब्जेक्ट की है, यानी इस कार की है। अब अगर हम इस कार की इन्फॉर्मेशन शो करना चाहते हैं तो हम ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे शो इन्फो नाम का फंक्शन, ठीक है। और ये हमने शो इन्फो नाम का फंक्शन कॉल कर लिया। अब देखो होगा ये कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, यानी एक टाटा है और एक टयोटा है, दो कार तैयार हो जाएगी और दोनों की अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। चलिए मैं कंपाइलर रन करके दिखाता हूँ आपको। तो कंपाइलर रन करने के लिए मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट में जाता हूँ और यहाँ पर कंपाइलर रन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो पहला ऑब्जेक्ट है, पहली कार बनकर तैयार हुई है, वो है टाटा की नेक्सॉन जिसकी स्पीड 180 है और ये इसका 2021 है। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, यानी दूसरी जो कार बनी है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट
क्या मिला है, हमें बदले में कार बन के मिली है। वो डिज़ाइन थी, उस डिज़ाइन में कंपनी ने अपने अकॉर्डिंग चेंजेस किया और उसको बदले में क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट मिला, मतलब एक कार मिली। आपको थोड़ा सा फील करके समझना पड़ेगा। जो क्लास है वो एक टेम्पलेट है, वो सबके लिए है। कोई भी कार कंपनी उस टेम्पलेट को यूज़ कर सकती है, बस उसको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, बदले में उसे क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, टाटा और टयोटा, मतलब 2 कार तैयार हो गई। तो कुल मिलाकर क्लास एंड ऑब्जेक्ट कंसेप्ट से यही किया जाता है। क्लास बना ली जाती है, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाता है और उसके बाद उसे कहीं भी यूज़ किया जा सकता है जहां भी उस ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ती है। उसके अंदर फंक्शंस हो सकते हैं डिफरेंट काम को करने के लिए, उसके अंदर वेरिएबल हो सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो बस अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट से एक बेसिक प्रोग्राम और बनाकर दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह गया तो चलिए हम 2 नंबर एडिशन का प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। उसके लिए देखिए मैं सोर्स फाइल्स में जाता हूं और यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ से स्ट्रक्चर कॉपी कर लेता हूँ, इसमें पेस्ट कर देता हूँ और ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्लास बनाएंगे। हम करने क्या वाले हैं, 2 नंबर एडिशन करने वाले हैं। कोई भी इंटीजर नंबर हम एंटर करेंगे उनका एडिशन हो जाएगा, बट क्लास एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से करेंगे इस काम को। वैसे नॉर्मल तरीके से तो आपको आता होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास कीवर्ड लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्लास लिखा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जो भी काम करना है उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, क्लास क्रिएट करनी है, उसका नाम रखना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एडिशन। तो क्लास का नाम मैं ऐड रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने क्लास की बॉडी स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पर आएगा प्राइवेट कोलोन वेरिएबल्स जो भी आपको चाहिए। तो देखिए 2 नंबर एडिशन के लिए कम से कम हमें 2 वेरिएबल तो चाहिए। तो इंटीजर में हमने एक ए और एक बी क्रिएट कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्राइवेट में क्या होता है, वेरिएबल होते हैं। इसके बाद आएगा पब्लिक। अब देखिए पब्लिक में क्या करना है, हमें फंक्शन को बनाना है। अब देखिए यहाँ पर आप फंक्शन को काफ़ी तरीके से बना सकते हैं। एक तरीके से बनाकर दिखाता हूँ। पहले मैं आपको वॉइड लिखा मैंने, उसके बाद फंक्शन का नाम कुछ भी रखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं सम, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट और यहाँ पर हम इसकी बॉडी स्टार्ट कर देते हैं फंक्शन की। ओके, फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई। अब फंक्शन से करवाना क्या है, यानी जब ये फंक्शन कॉल हो किसी ऑब्जेक्ट से जो भी इस फंक्शन को यूज़ में लेना चाहता है, तब सी आउट से एक मैसेज आए और यहाँ पर लिखा हो एंटर टू इंटीजर नंबर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने एंटर टू इंटीजर नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा सेमीकोलन, ठीक है। इसके बाद आएगा सी इन और जो हमने नंबर एंटर करें उन्हें हम भेज देंगे ए और बी के अंदर, ठीक है। चाहे तो हम एक ही फंक्शन से काम चला सकते हैं, बट मैं आपको एक फंक्शन और बनाकर दिखा देता हूँ। चाहे तो सब कुछ यही हो जाएगा। चलो पहले हम यही कर लेते हैं सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कैलकुलेशन करके प्रिंट करा देते हैं, और चलो प्रिंट कराने के दौरान ही हम कैलकुलेशन भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखते हैं टोटल इज़, और यहाँ पर हमने टोटल को प्रिंट कर लिया। ऐसे a प्लस बी लिखा तो इससे यहाँ पर टोटल आ जाएगा। यानी जब ये फंक्शन चलेगा तो 2 इंटीजर नंबर को एंटर करने के लिए बोला जाएगा, और जो इंटीजर नंबर आप एंटर करेंगे वो a और b में चले जाएंगे। उसके बाद हमने टोटल इज़ ऐसे लिखा और ये प्रिंट हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। यहाँ पर a और b ऐड हो जाएंगे आपस में, यानी नंबर का एडिशन होकर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमने क्लास की बॉडी कंप्लीट कर ली, यहाँ पर ये हमने बंद कर लिया। तो अभी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम बात करें क्लास की, तो ये क्या है, एक ब्लू प्रिंट है और एक टेम्पलेट है। अभी ये काम नहीं करेगा, यानी अभी कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। अब अगर आप इसे यूज़ में लेना चाहते हो तो इसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो मेन फंक्शन। तो हमने मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। उसके बाद हम बॉडी स्टार्ट करेंगे, बॉडी स्टार्ट कर ली। अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो क्लास का नाम क्या है, ऐड। तो क्लास का नाम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो इस बार में हम ओबीजे रख लेते हैं, समझना आसान रहेगा। ओबीजे रख लिया। अब इस ओबीजे से हमने कॉल करा, जैसे हम देखो डॉट लगाएंगे ना, ऑटोमेटिक बता देगा कि ओबीजे एड क्लास का जो सम फंक्शन है उसे एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ओबीजे ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है वो एड क्लास का ऑब्जेक्ट है और वो इस सम फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। तो जैसे हमने एंटर करा, आप लिख भी सकते हैं। अगर आपके ऐसे एक्सेस नहीं हो रहा तो आप लिख लेना, क्योंकि टर्बो C++ में ऐसे एक्सेस नहीं होता है, ठीक है। ये डेव C++ में ही होता है। तो यहाँ पर मैंने सम फंक्शन तो कॉल कर लिया और यहाँ पर सेमीकोलन लगा लिया, ठीक है। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सेव कर दूँ उससे पहले,
तो यहाँ पर मैंने सेव किया। चलिए अब इसे हम एग्जीक्यूट में जाते हैं और कंपाइल एंड रन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें एक एरर मिल रही है। ओके, एरर देखो क्या है, यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देते हैं इस जगह पर। ठीक है, तो इस सेमीकोलन लगाने के बाद मैंने सेव किया, कंट्रोल एस किया और यहाँ पर एग्जीक्यूट में जाता हूँ वापस और कंपाइल एंड रन करता हूँ। अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर बोला जा रहा है एंटर टू इंटीजर नंबर, तो मैं कोई भी इंटीजर नंबर एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने 2 और 3 एंटर किया तो देखो यहाँ पर आ गया टोटल इज़ 5। तो हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमें क्या मिला, बदले में रिजल्ट मिला जो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक आउटपुट है। तो हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या करा, 2 नंबर एडिशन करने का एक प्रोग्राम बनाया। तो अब ऐसे और भी बेसिक प्रोग्राम ट्राई करना, क्लास बनाना, क्लास के अंदर वेरिएबल बनाना, फंक्शंस बनाना, फंक्शन बनाकर आप देखना नीचे ऑब्जेक्ट बनाकर उन्हें एक्सेस करना और कोशिश करना क्लास एंड ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर को यूज़ करने की। ठीक है, आप 2-5 प्रोग्राम बनाएंगे ना, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप ये बात समझने लग जाएंगे कि पहले क्लास क्रिएट होती है, यानी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, यानी ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, फिर मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनाकर आप क्या कर सकते हैं, उस क्लास के फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं और बदले में आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। जब पूरा प्रोग्राम आपका रन हो जाता है तो ऑब्जेक्ट्स तैयार हो जाते हैं। अब देखिए इस प्रोग्राम में जो हमने ये फंक्शन बनाया है सम, इसको हम और भी अलग तरीके से बना सकते हैं। मतलब ये जो फंक्शन है ये नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन है। अब इसके अंदर देखिए हम इसको चाहें तो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन भी बना सकते हैं। तो फंक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन आप कई तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए सम को रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट वाला बना देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ इंटीजर लिखता हूँ और अंदर भी मैं इसमें 2 आर्ग्यूमेंट रिसीव करूँगा, तो यहाँ पर 2 पैरामीटर के लिए यहाँ पर वेरिएबल बना देता हूँ। तो यहाँ पर इंटीजर में हम बना देते हैं एक a और एक इंटीजर में हम b बना देते हैं। ठीक है, जब हम इस तरह से बनाते हैं तो फिर अंदर बॉडी में हम इनपुट नहीं लेंगे। फिर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर a और b में जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं, बट अभी हम क्या करते हैं यहाँ से रिटर्न करा देते हैं वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमने इस सम को रिटर्न वाला बनाया है। तो अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे कि सम रिटर्न वाला कैसे है तो उसके लिए फिर आपको फंक्शन वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिटर्न और यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे हम ब्रैकेट के अंदर a + b, यानी a + b का एडिशन होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अब रिटर्न किसको होगा, जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल करा होगा, तो ये यहाँ पर। लेकिन इसको कॉल करते समय, इस फंक्शन को कॉल करते समय 2 वैल्यू पास भी करनी पड़ेगी जिनका हमें टोटल चाहिए। तो हमने यहाँ से 5,6 पास कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इनका टोटल निकल जाए, तो उसके लिए देखिए जब ये सम कॉल होगा ना तब ये टास्क तो चल जाएगी और रिटर्न भी हो जाएगा, बट यहाँ पर रिटर्न होने के बाद प्रिंट नहीं होगा। उसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सी आउट के सामने कॉल करना पड़ेगा। मतलब इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट से हमें सी आउट के सामने कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी आउट और अब क्या होगा कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये 5 और 6 a और b में आ जाएंगे और 5 और 6 ऐड होकर यानी 11 बनकर ये रिटर्न कर दिया जाएगा वापस यहाँ पर, और यहाँ पर 11 आएगा तो सी आउट से प्रिंट कर देगा। तो देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप से फंक्शन इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप किसी भी टाइप का फंक्शन बनाकर अपना काम कर पाएँ। अब देखिए मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, रन करता हूँ, यानी कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आउटपुट कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, क्यों आया वो आप समझ ही गए। अगर आपको ऐसे प्रिंट करना था कि यूआर टोटल इज, तो फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, तो बस आपको क्या करना, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी कोशिश करनी है इस कंसेप्ट को समझने की। इसके बाद तो फिर आपको आगे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।